हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखो भाई, हमने अपनी यूनिट का जो 5th यूनिट है वो कंप्लीट कर ली है। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बेटा आपका हाफ ईयरली सिलेबस है जो उससे प्लस हो चुका है अब अपना। नेक्स्ट यूनिट जैसे मैंने आपको एक ग्रुप में पिक सेंड की है, एंड इन दैट पिक total number of topics which are included in unit 6 ray optics and wave optics, these are given। वो उसमें है वहां पे। और वहां पे बेटा मैंने आपको है ना, क्योंकि जो वो डिलीटेड पोर्शन है उस डिलीटेड पोर्शन में और जो टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ कई बच्चों को रहती है डाउट्स। अब वो डाउट क्लियर करने के लिए फिर मैं अब आगे फॉर फ्यूचर यही करूंगा कि यूनिट का टॉपिक्स पहले भेज दूंगा आपसे और अंडरलाइन करके कि ये वही डिलीटेड पोर्शन है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक हम करने वाले हैं। तो वहां से उस पिक से आप आइडिया ले सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक आपके कटे और कौन कौन से हम करेंगे। बट इससे पहले बेटा, जैसे कि आपको पता है कि 11th क्लास में मैंने ये रे ऑप्टिक्स आपकी कंप्लीट करवाई है। रिफ्लेक्शन पोर्शन कर चुके थे हम वहां पे, रिफ्रैक्शन पोर्शन कर चुके थे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कर चुके थे। ये चीजें की थी, डिस्पर्सन भी कर चुके हैं। तो मैक्सिमम टॉपिक्स अब 11th वाली नोटबुक उठा लेना, बेशक से मैं अलाउ करता हूं आपको। 11th वाली नोटबुक उठा करके आप उनमें से वो टॉपिक्स नोट कर सकते हैं। वीडियो देखो तो एक बार रिमाइंड हो जाएगा आपको कि भाई हाँ, क्लास में हमने कैसे कैसे वो टॉपिक्स किए थे। अब एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बहुत गुस्से में ये बात कह रहा हूं कि सारे स्टूडेंट्स वीडियोस को कंप्लीट नहीं देखते हैं। और जो बच्चा जितने मिनट वीडियो देखता है ना, वो मेरे पास एक ऐसी ऐप है, उस ऐप से मैं पता लगा लेता हूं कि इस बच्चे ने ये इतनी मिनट तक देखी, और वो रिकॉर्ड मेरे पास है। और फॉर फ्यूचर सून हमारी मीटिंग होने वाली है, तो उस मीटिंग में मैं आपको बेटा जरूर ये डिस्कस करूंगा कि आपने ये वीडियो इतने मिनट देखी तो कंप्लीट कहां से की है। तो एक दूसरे की नोटबुक देख के कंप्लीट ना करें, वीडियो कंप्लीट देखें। अगर वीडियो नहीं देख रहे हो, मेरे पास आपका नोटिस आ जाता है कि इस बच्चे ने इतनी वीडियो देखी इतने मिनट के लिए, ठीक है। और मैं किसी का नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहूंगा, कंप्लीट वीडियो बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, तो इसलिए टेक केयर अबाउट दैट कि कंप्लीट वीडियो देखें, सारे टॉपिक्स अच्छे से समझें और फिर उनको नोट करें। और दोबारा से जो ये 11th में करवा रखे ना टॉपिक्स, कहीं ये कहो कि सर 11th वाले कर लेंगे हम, वो नोटबुक ही रहने दें, ये नोट ना करें। +2 की नोटबुक में नोट होने चाहिए टॉपिक्स ये सारे, और अच्छे से समझ के नोट करोगे, क्लियर होगी। तो चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स है अभी आपका रिफ्लेक्शन, तो कंप्लीट हट ही चुका है। रिफ्लेक्शन हमने किया था 11th क्लास में, वो तो सारा स्किप कर दो। रिफ्रैक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। रिफ्रैक्शन, मेरे ख्याल में ये ग्रीन पेन से भाई पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं, पर मैंने लिखा क्या है, रिफ्रैक्शन। चलो मैं ग्रीन पेन का यूज कम करूंगा। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन सिंपली है भाई, बहुत बच्चे आप जानते भी हैं, द फिनोमिनन इन विच a ray of light change its path when it will pass from one medium to another medium, अदर मीडियम। यानी कि ये एक फिनोमिनन होता है भाई, जिसमें कोई रे ऑफ लाइट है जो वो आपका पाथ चेंज करेगी। मतलब अपना जो पाथ चेंज है, मतलब डायरेक्शन जा रही है, वो डायरेक्शन किसी एंगल पे चेंज हो जाए। और कब चेंज हो? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करे। व्हेन ए रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। तो वो अपने पाथ से क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी। तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए बी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए बी, तो ये रे ऑफ लाइट आई भाई, और ये नॉर्मल है आपका। तो एक्चुअल पाथ तो ये था, इसका ओरिजिनल पाथ तो स्ट्रेट अगर हम बात करें तो एक्चुअल पाथ ये है। तो ये अपने पाथ से या तो इस तरफ चली जाए या इस तरफ चली जाए।
चेंज हो जाए किसी एंगल थीटा 1 से या किसी एंगल थीटा 2 से, अपने पाथ से चेंज हो जाए, तो इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। अपने पाथ से चेंज हो जाना जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी क्लास में आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा कि पेंसिल को हम पानी में डुबो देते हैं तो वो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। ये भी एक एग्जांपल है रिफ्रैक्शन का। दूसरा कि भाई जो ये बॉटम होती है किसी भी पॉन्ड की, स्विमिंग पूल की, या बाल्टी लगा लो या भाई अपने घर पे तसला लगा लो, जो भी चीजें होती हैं उसमें पानी भर दे तो उसकी जो तली है, बॉटम है, वो उठी हुई क्यों दिखाई देती है? वो उठी हुई भी किसकी वजह से दिखाई देती है? रिफ्रैक्शन की वजह से। उसकी बॉटम में कोई कॉइन पड़ा, वो कॉइन भी उठा हुआ दिखाई देता है, किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। क्लियर होगी? तो ये कुछ एक एग्जांपल्स थे जो रिफ्रैक्शन के एग्जांपल है, और रिफ्रैक्शन में आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए व्हेन ए रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम एंड इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो रिफ्रैक्शन होता क्यों है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन? चलो भाई नेक्स्ट अभी इसी पॉइंट पे चलते हैं हम कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? क्वेश्चन बन जाता आपका, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? बताइए भाई इसका आंसर। तो आंसर सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपली आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स वेलोसिटी चेंज। क्या चेंज होती है? वेलोसिटी। व्हेन अ रे एंटर्स फ्रॉम one medium to other medium, then the velocity of ray change, velocity of ray change, which is the cause of लिखते रहिए साथ में, ये नोट करते रहिए, which is the cause of refraction। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है, चलो भाई मान लो इसके आंसर से हमें ये पता चल गया कि रे जब आपकी एक पाथ से दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो उसके साथ लेके चलती है चेंज होती है, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो वो साथ लेके चलती है चेंज नहीं होती है। तो ये नोट कर लेना अलग से, ये मैं नोट डाल देता हूं। तो ये नोट करके देखो, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डज नॉट चेंज। जब आपकी जो रे है भाई वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होते, वो एज इट इज रहते हैं। दूसरी बात, वेलोसिटी और वेवलेंथ वो आपकी चेंज हो जाती हैं। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज व्हेन रे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। तो ये दोनों नोटिंग पॉइंट्स हैं जो बेटा वो ध्यान रखेंगे। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या रहती है? कांस्टेंट, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेरी करती है व्हेन रे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। अब जब रे आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये कुछ लॉज को फॉलो करेगी, और वो लॉज कौन से हैं वो देखते हैं भाई। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से हम इनको जानते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्टली let's that is your refracting surface AB and a ray strike on that surface. Upper medium is let's say medium first and lower is medium second. तो दो मीडियम है, दोनों मीडियम को अलग से एक सरफेस सेपरेट कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोली जाती है वो? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इसके ऊपर भाई अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, लेट्स से दैट इज नॉर्मल, तो
अब ये नॉर्मल से किस तरफ जाएगी, नॉर्मल अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से अवे जाएगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी या फिर नॉर्मल से अवे जाएगी। इन पॉइंट्स को मैं नोट करवा देता हूं बेटा, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं जा करके अपने नोटबुक में, कि नोट पॉइंट करें कि जब रे आपकी रेरर मीडियम से डेंसर में जाए और डेंसर से रेरर में जाए, तो पहले हम बात कर लेते हैं रेरर मीडियम से डेंसर में। व्हेन रे पास रेरर मीडियम टू डेंसर, तो किस में जाए भाई, रेरर से डेंसर में, रेरर से डेंसर में जाएगी। तो जैसे अब ये रे है भाई, रेरर ऊपर वाला रेरर लिया हमने, ये वाला डेंसर लिया है, तो ये आपके नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। किस तरफ बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड। तो आप लिख लो यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग में याद रखना है, मैंने कंप्लीट सेंटेंस लिखा नहीं है। When ray pass from rarer to denser medium, then it will bend towards normal. Then it will bend towards normal. ठीक है भाई। दूसरी बात, when ray pass from denser to rarer, तो ये सारी बातें बेटा हम कर चुके हैं। बस आपका तो यूं लगा लो, ये आपका फ्रेशली नहीं हो रहा है, ये आपका रिवीजन भी हो रहा है। 11th क्लास में मैं आपको करवा चुका हूं लास्ट के मंथ्स में। डेंसर से रेरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये बात आप नोट कर लो, नोट कर भी रखी है आपने। तो रेरर से डेंसर जाएगी रे तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर होगी ये बातें। चलिए अब हम लाज कर रहे थे, तो फर्स्ट लॉ ये लिखो भाई, फर्स्ट लॉ लिखेंगे, व्हेन रे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट विल चेंज इट्स पाथ। व्हेन रे मूव, और पास लिख लें, व्हेन ए रे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, देन ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी it will change its path। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ भाई। चेंज इन वेलोसिटी की वजह से वो क्या कर जाती है, आपका चेंज इन पाथ कर जाती है। क्लियर हो गया। तो इसको हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट लॉ। अब नेक्स्ट लिखिए सेकंड लॉ, ऑलवेज इंसिडेंस एंगल नॉट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि आर से नोट कर लो आप इसको। इंसिडेंस एंगल कभी भी इक्वल नहीं होता किसके भाई, रिफ्लेक्टेड एंगल की। तीसरी बात लिख लीजिए। थर्ड बात ये है कि भाई जो ये आपकी इंसिडेंस रे है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस रे एंड दैट इज कॉल्ड एमरजेंट रे। एमरजेंट रे कह देते हैं या फिर इसको रिफ्रैक्टेड रे भी कह देते हैं भाई। तो रिफ्रैक्टेड रे और एमरजेंट रे और नॉर्मल तीनों ही क्या होंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। ऑलवेज इंसिडेंस रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे lie in the same plane, lie in the same plane। फोर्थ भाई, फोर्थ देख लीजिए फटाफट। तीन तो हो गए यहाँ पे, फोर्थ ला को और डिस्कस कर रहे हैं हम। फोर्थ ये है कि मान लीजिए ये नॉर्मल के साथ जो रे बना रही है ये एंगल आई है और ये आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ऊपर वाले का मैंने μ1 मान लिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2। ठीक है भाई, μ1 अपर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे वाले का क्या है, μ2। तो चौथा जो लॉ है वो है स्नेल्स लॉ। और स्नेल क्या कहता है, स्नेल्स लॉ ये कहते हैं कि μ1 साइन ऑफ आई ऑलवेज इक्वल होता है μ2 साइन ऑफ आर।
अगर और भी रिफ्रैक्शन हुए होते तो वो उनके बराबर हो जाता, और ये सारी चीजें क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती है, यानी कि सेम एंड वन थिंग, इनकी प्रोडक्ट भी सेम आएगी, वही आएगी जो इनकी प्रोडक्ट आती है। तो इसका मतलब हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं μ1 साइन ऑफ i इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ r, और दिस विल इम्प्लाई साइन ऑफ i डिवाइड बाय साइन ऑफ r इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, μ2 बाय μ1, या हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ i बाय साइन ऑफ r इज इक्वल टू μ21। इसको रीड आउट करना मैंने बता रखा बेटा, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं, μ21 इसको रीड आउट कैसे करेंगे, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं लिख भी देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first, with respect to first, refractive index of second medium with respect to first। तो ये ध्यान रखेंगे, sin of i by sin of r is equal to μ21, या म्यू भी कह सकते हो आप, बस आपके अंडरस्टैंडिंग दिमाग में होना चाहिए। म्यू क्या है, ये एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, तो sin of i sin of r। एक बात और याद रखो, sin of i अपर मीडियम में बना था, तो अपर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके नीचे चला गया। साइन ऑफ आर नीचे वाले में बना था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर चला गया। याद करो बेटा, कुछ ऐसी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जो एंगल बनता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके सामने नीचे चला जाएगा, और जो नीचे वाले का है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसके कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। 4 लॉज किए हैं अभी तक हमने, मैं एक बार और रिव्यू कर देता हूं। अभी तक हमने किया क्या है, रिफ्रैक्शन किया है, when a ray pass from one medium to another medium then it will deviate from its path, that is called refraction। cause of refraction क्या होता है बेटा, कि cause of refraction simply you can discuss that the change in the velocity of the ray is the cause of refraction। अब उसके बाद फिर हमने किया, कुछ नोट करवाया था मैंने यहाँ पे, पॉइंट नोट क्या करवाया था कि फ्रीक्वेंसी और जो आपका फेज है वो तो रहता है कांस्टेंट, और वेवलेंथ और वेलोसिटी वो हो जाती है चेंज जब रे आपकी वन मीडियम से अनदर मीडियम पास आउट होती है। और उसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किए थे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से पहले मैंने ये बात बताई थी कि रेयर से डेंसर जाएगी रे, देन इट विल बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, एंड इफ इट विल पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात सीधी सी खत्म है। फिर हमारे बात आ गई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ मैंने बताया है कि वेलोसिटी चेंज होने की वजह से ही रिफ्रैक्शन होता है। दूसरा लॉ, इंसिडेंस एंगल डजंट इक्वल टू द रिफ्रैक्टेड एंगल। थर्ड लॉ हमने किया है कि सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं, और चौथा हमने किया स्नेल्स लॉ। मेरे ख्याल में बेटा यहाँ तक आपकी क्लियर हो चुकी होंगी बातें, ठीक है? क्लियर हो गई तो नोट भी किया है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब, थोड़ा सा स्पीडली हम इस टॉपिक को करते हैं भाई। देखो, रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब, तो सारी बातें मैं बता चुका हूं आपको काम की। अब देखो, मान लो ये अपने पास कोई ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब के ऊपर हमने रे को इंसिडेंस किया, यहाँ पे नॉर्मल है भाई। नॉर्मल से देखो, अब ऊपर एयर, ये ग्लास, और ये फिर नीचे एयर, तो एयर से ग्लास में जा रहा है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड आफ्टर दैट अगेन वी ड्रॉ ए नॉर्मल हियर, देन इफ द रे पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक्चुअल पाथ तो ये था और फाइनल पाथ ये है, दैट इज फाइनल पाथ, और ये इनिशियल पाथ। हमेशा ये बात ध्यान रखना बेटा, इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ क्या रहते हैं, इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ क्या रहते हैं रिफ्रैक्शन के बाद, पैरेलल रहते हैं, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। मान लो ये एंगल आपका आई है, ये एंगल आपका आर है, तो ये भी आर ही हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ये आर हो गया, और ये एंगल भी फिर कितना बनेगा, आई बनेगा। सीधी सी बात है, ठीक है? मान लो ये पॉइंट आपका के एल एम से होता हुआ एन पे जा रही है रे, के एल एम एन, इस तरीके से। ये जो इसकी विड्थ है वो हम टी मान लेते हैं। विड्थ कितनी मान लेते हैं, टी, ग्लास स्लैब की, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का हम म्यू ए मान लेते हैं, ग्लास का म्यू जी मान लेते हैं, अगेन म्यू ए हो जाएगा यहाँ पे। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अगेन वी स्टार्ट विद द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट एल पॉइंट।
एल पॉइंट पे देखो भाई, जब हम अप्लाई करते हैं तो सारी चीजें हम मान ही चुके हैं। एल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ आई अगर आप लिखना चाह रहे हो, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन ऑफ आई मींस म्यू ए नीचे आ जाएगा और म्यू जी इधर आ जाएगा, तो मैं म्यू जी ए लिख सकता हूं, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू ए इज इक्वल टू म्यू जी ए। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो गया होगा, जो अभी मैंने पीछे बताई थी उसी का यूज किया है। नाउ अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एम, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एम। चलिए एट पॉइंट एम पे देखो, साइन ऑफ आर बाय साइन ऑफ आई, पहले आर बना फिर आई बना, आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू जी कहां चला जाएगा, नीचे, और ऊपर क्या आ गया, म्यू ए, तो क्या लिख सकते हो आप, म्यू ए जी। बिल्कुल सिंपल है, अपनी अंडरस्टैंडिंग ये रखो, आर जिसमें बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे पटक दो जाके, आई जिसमें बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर ले आओ, नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे करना है। साइन ऑफ आई इंटू आर साइन ऑफ दिस, ये हो गया भाई। चलो अब ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड होगी, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या बन जाएगा, साइन आई साइन आई साइन आर साइन आर। देखो लेफ्ट हैंड को अगर हम लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 रह गया भाई, आर से आर कट गया, साइन आई से साइन आई कट जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रह गया, और इधर से क्या बच गया बेटा, म्यू जी ए इंटू म्यू ए जी, या हम इसको लिख सकते हैं म्यू जी ए इज इक्वल टू 1 बाय ऑफ म्यू ए जी। तो दिस इज योर रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट आपका ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेसिप्रोकल होता है दूसरे का पहले के विद रिस्पेक्ट टू, तो वो वही बात है, म्यू जी ए इज इक्वल टू 1 बाय म्यू ए है यहाँ पे भाई, म्यू ए जी। ठीक है, तो पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेसिप्रोकल होता है दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के विद रिस्पेक्ट टू, तो इन बातों का ध्यान रखना। इस ग्लास स्लैब से हमें ये रिजल्ट मिला है। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में बेटा, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इन दोनों के बीच की जो पैरेलल लाइन है, यानी कि पैरेलल जो डिस्टेंस है, पैरेलल गैप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट, क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। तो ये फिगर आप ध्यान रखना, इस फिगर से ही हम स्टार्ट करेंगे। लेटरल शिफ्ट क्या होता है, वो लेटरल शिफ्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ो, और जितना बेटा हमारा 11th क्लास में हो रखा है वो रिवाइज करो। अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत बढ़िया तरीके से आप मेरा कोऑपरेट करेंगे इस यूनिट में, क्योंकि ये यूनिट तो हमारा बेनिफिट है बेटा। अगर आप एक बार ये कहो कि सर जो हमारा पिछले साल हो रखे हैं वो टॉपिक्स अगर आप स्किप करने के कहो तो स्किप भी कर सकते हैं। एक बार मेरे पास है ना पर्सनल आप मैसेज जरूर डालना, जो बच्चा ये वीडियो